बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बातें बहुत होती हैं करंट अफेयर की। हम जब बात करते हैं तो हमेशा हम पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर वो सब कुछ है जो इस वक्त हो रहा है। और उसी में एक बात, जो पोलियो का मर्ज़ है वो पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें अभी भी पाया जाता है। और इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग जो इस हवाले से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको सराहना चाहिए। और ख़ुद भी हमें भी इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए कि इस किस्म का इबहम ना रहे कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब मिलना ज़रूरी है। इसलिए हमने एक सेगमेंट रखा है और उसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार साहिबा। आप सोशल सेक्रेटरी हैं PPA। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। दुर्र शहवार साहबा, क्या समझती हैं इस वक्त सिंध में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ है। इस वक्त पोलियो की वैक्सीनेशन भी हो रही है और साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलाना ज़रूरी है। क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी, और क्या समझती हैं कि इससे क्या बाकी आप उस हदफ को हासिल कर सकेंगे जो आप लोगों ने सोचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पोलियो एक जिसको हम सिर्फ 2 कतरे पोलियो की वैक्सीन पिलाने से बचा सकते हैं। जो भी बच्चा 5 साल के अंदर है, यानी पैदाइश से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को, चाहे उनको वैक्सीन हो चुकी हो, नॉर्मल वैक्सीन, या उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी हो, तब भी जब भी कोई भी पोलियो की कैंपेन आए, पोलियो जहां तक हम बात करते हैं कि हमारा जो इस दफा का टारगेट है, अभी आपको पता है कि रिसेंटली पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है 8 जनवरी से, जो 12 दिसंबर तक चलेगी। फिर 15 जनवरी से स्टार्ट होगी जो 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कवरेज करेंगे। पहले हम कराची को कर रहे हैं, फिर जो हम अपर पाकिस्तान जो है वो PPK वगैरह, वजीरिस्तान वगैरह साइड, जो इस्लामाबाद साइड है, वहां पर हमने कवरेज कर लिया। जो टारगेट है वो हमारा तकरीबन ये है कि 45.8 मिलियन जो बच्चे हमारे अंडर 5 इयर्स ऑफ एज जो है, उनको हमें जो है वो पोलियो वायरस से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स जो है हमें देना। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास इस साल 2023 में जो है हमारे पास 6 केसेस जो है वो पोलियो के रिपोर्ट हुए हैं। अब तक जो था हमारे पास, हमारे यहाँ माहौलियाती सैंपल था, उसके अंदर जो है वो पोलियो वायरस पाया जा रहा था। जितने हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत से अजलात हैं, 190 अजलात हैं तकरीबन, जिनके अंदर जो है वो माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव है। अगर माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव होता है तो इसका मकसद ये होता है कि किसी भी बच्चे को चांस है कि उसको पोलियो वायरस हो सकता है या पोलियो से डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा पॉजिटिव हो जाता है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में 6 केसेस हुए हैं, जिसमें से 2 कराची से, 3 बनू से और 1 चकजई से है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक भी बच्चा पोलियो पॉजिटिव है तो हमारे पास रिस्क जो है वो हर बच्चे के लिए जो है वो दुगना हो जाता है। अच्छा, आप ये तो कहना चाह रही हैं कि अगर एक बच्चे को ये बीमारी है तो वो करियर भी बन सकता है, कैरियर भी बन सकता है उसका? जिसको पोलियो हो चुका है, डेफिनेटली देखिए, अगर होता क्या, पोलियो वैक्सीन जब हम बात करते हैं तो पोलियो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर जाके जो है ना, वो पहले थोड़े दिनों तक फ्लू वैक्सीन वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा था। जिस बच्चे का पोलियो वायरस अगर उसने वैक्सीन ली हुई है तो वो एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हल्का फुल्का फ्लू, नजला, जुकाम करके बच्चा रिकवर हो जाता है। अब वो बच्चा जिसके अंदर पोलियो वायरस की वैक्सीन, उसके अंदर एंटीबॉडीज अच्छे से नहीं बनी है, तो उसके अंदर जो होता है, जो पोलियो वायरस है, ये हमारा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन होता है, जहां पे जाके ये रिहाइश कर लेता है, जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद जाके एकदम से जो है एक्यूट फ्लैक्सिड पैरालिसिस, यानी जो हमारे लोअर जिस्म उसके कोई भी हिस्से को जो है माजूर कर सकता है। तो जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसको तो कंप्लीट माजूरी हो जाती है। लेकिन ये वायरस जो है, जब हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो हमें इससे फायदा ही होता है। फायदा इसकी ये है कि जो भी ये वायरस, हम ओरल पोलियो वैक्सीन की अगर बात करें, पोलियो वैक्सीन 2 तरह की होती है। एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो ये क्या करती है कि वो हमारी गट के अंदर, हमारे निजाम हाजमा के अंदर जाके जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, कुव्वत मुदाफित बनाती है, और 27 से 28 दिन तक जो है बॉडी के अंदर रहती है। उसके बाद जो है उसका अखराज जो है वो जो हो जाए वो बॉडी से हो जाता है। तो जो हम बार बार की तरगीब देते हैं, उसका मकसद यही होता है कि जिस भी बच्चे ने, उस मोहल्ले के, उस एरिया के बच्चे ने अगर वो ड्रॉप्स पी लिए हैं, तो उसके साथ उस एरिया के 50 से 100 बच्चों की भी जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वाया सेवरेज सिस्टम, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा मैडम, इस तरह से भी है कि जो बच्चे जिनको वैक्सीन उन्होंने ले ली है, लेकिन उसका और उनके अंदर ऐसा है कि वो तो बच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि नहीं ली और 5 साल से ऊपर भी हो गए हैं और पोलियो नहीं हुआ, तो क्या उनके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि माहौल की वजह से कहीं उनके अंदर ये जरासीम आ जाएं?
देखिए, जिसके अंदर अगर वैक्सीन लगे तो हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन जो है 5 साल के अंदर अंदर आती है। अब ईपीआई जो हमारी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके अंदर 15वें महीने पे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी जो है वो मुताबिक करा दी गई है, तो बच्चों को वो भी लग जाती है। देखिए, अगर किसी भी बच्चे को पैदाइश पे लगता है वैक्सीन 6 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पर, 9 महीने पर, 15 महीने पे, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन फ्री है। तो इस दफा इन 5 से 6 मरतबा हर बच्चे को जो पोलियो वायरस के जो है वो ड्रॉप्स पिला दिए जाते हैं। जब ये वैक्सीन जाती है ना, तो हर दफा एक एंटीबॉडीज का लेवल बनता है। यानी पहली दफा जब आपने एंटीबॉडीज दी या पोलियो वायरस की दवा ड्रॉप्स पिलाए, तो बच्चे की जो एंटीबॉडीज बनी वो 60% बनी। सेकेंड डोज में बन जाएंगे और थर्ड डोज में वो 100% बन जाएंगे। और जब भी वो फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन कराता रहेगा, उसकी इम्यूनिटी जो है वो एक प्लेट्यू मेंटेन करेगी। तो अगर किसी भी बच्चे ने 5 साल के अंदर 4 से 5 डोजेस ली हैं, तो वो लाइफ टाइम जो है वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द पोलियो वायरस। अच्छा, ये तमाम जो सिनेरियो आप बता रही हैं, काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। वायरस का लगना और माहौल में उस वायरस का मौजूद होना, मेरे ख्याल है कि लोग इस बात को नहीं समझते कि माहौल में वायरस मौजूद होना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें किस हद तक टीम से अब आप समझती हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है और पोलियो की टीम से कोऑपरेट कर रहे हैं अभी भी लोग? देखिए, अगर हम बात करें जब पोलियो वैक्सीन बिल्कुल शुरू में स्टार्ट हुई थी 1980s के अंदर, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा जो हमारा था रिफ्यूजल बहुत ज्यादा था। लेकिन और उस वक्त जिस तरह से हम, जैसा इस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, हमारी अवेयरनेस सेशंस हैं, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में बैनर सिस्टम लग जाते हैं, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, हमारी यूनिसेफ है, WHO, ये सब मिलके जो है ये अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्कि आपने देखा भी होगा कि पोलियो वर्कर्स घर घर जाके जो है वो सब लोगों को, सारे बच्चों को जो है वो एक एक घर पे जाके वो मालूम करते हैं कि घर में कोई भी 5 साल के अंदर बच्चा मौजूद है तो उसको पोलियो के ड्रॉप जरूर से पिलाएं। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से घर वालों को ये खदशा होता है कि हम घर पे अगर नहीं पिलाएं, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि बहुत से हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके एरियाज है उसमें हमने बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो आपके पोलियो सेंटर्स बना दिए हैं। जब भी हमारी कोई भी कैंपेन आती है तो उन एरियाज में वहां पे हमारे पोलियो वर्कर्स, हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है वो जो है वो या पोलियो वर्कर टीम मौजूद होती है, वहां से जाके जो है वो पेरेंट्स जो है वो बच्चे पिलाए जा सकते हैं या पिलवा सकते हैं। देखिए, अभी हाल में ही, अभी कुछ अर्से पहले हमने कोविड से जो थी एक फेज आई थी जिसमें हमने सबसे कहा था कि जो फ्रंट फाइटर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं। मैं सबसे ये कहती हूँ कि जो पोलियो है ना, उसमें जो फ्रंट फाइटर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, वो पेरेंट्स हैं। जब भी पोलियो की कैंपेन आए, जब भी वैक्सीन का टाइम हो, तो आपने अपने बच्चे को खुद से पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने, क्योंकि लाजमी बात है, मीडिया पे जो है, टीवी पे चलते हैं, आपको पता है टिकट्स चल रहे होते हैं, अवेयरनेस बैनर्स लगे हुए होते हैं, रोड्स पे होते हैं। डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स जिस वक्त भी पोलियो कैंपेन आते हैं, अपने मरीजों को बहुत ज्यादा कि आपने पोलियो वायरस की वैक्सीन पिलाई है, वैक्सीन ली है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर उनके घर पे कोई टीम नहीं भी पहुंच रही है, तो जो नियर बाय क्लिनिक्स हैं, जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, या जहां से वो वैक्सीनेशन कराते हैं, वहां पर अपने बच्चों को लेकर जाएं, जो भी बच्चा 5 साल के अंदर है, और उसको पोलियो के जो ड्रॉप्स है वो जरूर से। अच्छा, ये भी देखा गया है, जी जी, कता कलामी की माजरत, ये भी देखा गया है कि जो बच्चे वैक्सीन, नॉर्मल वैक्सीन जो होती है, उसके लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पे पोलियो वैक्सीन उनको दे दी जाती है, फिर वो घर पे आते हैं, 2-3 दिन बाद फिर टीम्स आ जाती हैं। तो क्या 2 दफ़ा वैक्सीन करवाना ठीक है पोलियो की? जी बिल्कुल, बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। वही मैं आपसे बात अभी अर्ज करी थी कि अगर आपके बच्चे ने पोलियो वैक्सीन, जैसे मिसाल के तौर पर जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है ना, वो अगर उसने ली हुई है और आपके पास 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आपकी ये जो इम्यूनाइजेशन के अलावा अगर कोई भी कैंपेन आ जाती है या मॉपिंग टीम्स आती हैं, जब वो जिस एरिया में हमें लगता है कि वायरस ज्यादा है, तो वहां पे एक शॉर्ट एरियाज की जो है वो हम पोलियो जो है वो अवेयरनेस सेशन या पोलियो ड्रॉप्स की कैंपेन शुरू करते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने वैक्सीन ली भी है 1 आध हफ्ता पहले भी, 7 दिन पहले भी, तो अगर आपके पास कैंपेन आती है तो आपने लेनी है। या अगर आपके बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे की तो अभी वैक्सीन 1 हफ्ते बाद आने वाली है, तो क्या हम नहीं पिलाएं? आपकी जब भी कैंपेन आएगी, देखिए जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है ना, वो उसकी के लिए। अब जिस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, है कि हमारे पास 119 जो हमारे हैं, उन सब में है, वहां पे जो है वो पोलियो वायरस पाया जा रहा है। तो अब हम जब भी इसमें करते हैं मॉपिंग सिस्टम, इसमें होता है कि जिस भी अजला में जो है वहां पे होता है, वहां पे हम एक्स्ट्रा डोजेस दे रहे होते हैं। तो ये डोजेस अगर आपकी वैक्सीन नॉर्मल हो चुकी है या होने वाली है, तो उसके दौरान में भी अगर कैंपेन आती है तो आप प्लीज ड्रॉप्स को जरूर से पिलवाइए। और ये वायरस जो है,
आपकी गट के अंदर, आपकी स्टमक के अंदर 20 से 25 दिन रहने के बाद अखराज कर जाता है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है सच। अच्छा, आप खुद बच्चों की डॉक्टर हैं और जाहिर सी बात है कि बच्चों का डॉक्टर होना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। बच्चों का वैसे डॉक्टर होना भी और बच्चों का डेंटिस्ट होना भी बहुत ख़तरनाक एक चीज़ होती है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि कोई मसला चल रहा है? अवेयरनेस के लिए अगर हम कहें कि जनाब पेरेंट्स नज़र रखें, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, अगर आप पोलियो की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जब भी पोलियो वायरस अगर अटैक करता है किसी भी बच्चे को, अल्लाह ना करे, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल वायरल वाले होते हैं। बच्चों को फीवर होगा, बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, मोशंस होते हैं, नजला, जुकाम, खांसी होता है। अब ये सिम्टम जैसे अगर वायरस है, नॉर्मल वायरस, क्योंकि पोलियो भी तो एक वायरस ही है ना, जो हमारी बॉडी में जाके अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो वो अपनी जो है वो डिजीज को, ये वायरस जाता है तो अगर बॉडी के अंदर पहले यही नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, फ्लू है, पेन है, डायरिया होता है बच्चों को। फिर उसके 7 से 10 दिन के बाद जो है बच्चे को जो है वो वीकनेस शुरू हो जाती है लोअर लिम्ब की, यानी जो उसके नीचे के पाँव है उसके अंदर कमजोरी होती है, और बहुत से बच्चों को एकदम से पैरालिसिस होते हैं, बिल्कुल काबिल ही नहीं रहते। पेरेंट्स जब आते हैं तो ये कहते हैं हमें सिम्टम्स जब हम ट्रैक आउट करते हैं, क्योंकि हम ट्रेस आउट करना पड़ता है, तो वो ये आके ये बता रहे होते हैं कि पहले हल्का फुल्का नजर जुकाम हुआ था, पेट खराब हुआ था, उसके बाद से एकदम से बच्चे ने चलना छोड़ दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक साइन होता है। या बच्चे की जो चाल है उसमें लड़खड़ाहट आ गई है और एक टांग के ऊपर वो जोर ज्यादा दे रहा है और एक टांग पे जोर नहीं डाल रहा है, जिसको हम कहते हैं लिंपिंग गेट। तो वो एक ये सिम्टम होते हैं जो पेरेंट्स हमारे पास अगर किसी बच्चे को होता है तो वो हमारे पास लेकर आते हैं। फिर हम उसके स्टूल के जो है वो सैंपल्स होते हैं जो हमें भेजने पड़ते हैं, और फिर उसकी ट्रेसिंग आउट करने में उसकी रिपोर्ट आती है 6 वीक्स टू 10 वीक्स के अंदर। तो फिर उसके बाद हम आते हैं। अच्छा मैडम, एक परसेप्शन ये भी है कि पोलियो की वजह से पाँव पे, टांगों पे असर पड़ता है और बच्चा चल नहीं सकता, जैसे आपने बताया। क्या बॉडी का कोई और पार्ट भी इससे इफेक्ट हो सकता है? नहीं, यूजुअली लोअर लिम्ब ही होता है, ज्यादातर लोगों का लोअर लिम्ब होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है वो अपर लिम्ब भी होता है, लेकिन ज्यादातर मुतासिर जो होता है वो हमारे लोअर लिम्ब ही होते हैं। बहुत शुक्रिया दुर्र शहवार साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और अपना कीमती वक्त आपने दिया। ज़रूरी है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और ये छोटी छोटी कोशिशें ही हैं जिससे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और सियासत के उतार चढ़ाव और आज जो इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है बल्ले का निशान, हम खैर मकदम करते हैं। किसी भी पार्टी से इतनी जल्दी वक्त से पहले जो है वो बल्ले का निशान लेने वाली जो बातें थी वो नहीं होनी चाहिए, और आगे अगर कोई इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है तो वो भी मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। जो भी मामला थे इलेक्शंस के बाद उसको देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए वाकई अगर आइन की शिक में बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन रेज होता है तो उसको बाद में भी देखा जा सकता है। ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि तमाम जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो जो आइन की शिक पीटीआई के लिए याद आई है वो तमाम जमातों के लिए भी याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जस्टिस मज़ाहिर का जो इस्तीफ़ा है उस पर बात करेंगे कि वो इस्तीफ़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ और उस पर क्या कानूनी बात की जा सकती है। इसके अलावा अब कहना ज़रूरी है, हम रुकते तो नहीं हैं, कहना ज़रूरी है कि हम अपने मौसनों को भूल जाते हैं। मुझे याद है वो शख्स अगर उस वो हुकूमत में था या उसका जो भी एक था कि जिस तरह वो आया उसने काम किया, लेकिन अवाम बड़ी खुश थी उसके ज़माने में। उसके ज़माने में पाकिस्तान भी बड़ा तरक्की कर रहा था, हमारे जो है कर्ज़ों की क्या सूरत हाल थी ये भी आपको पता है। आइन के साथ क्या कुछ हुआ, आइन के साथ पहले क्या कुछ नहीं हुआ, और बाद में अब तक हम जो देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं चीज़ों की, और हम ये सोचते हैं कि जनाब ये ऐसे 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 अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो वो भी एक शख्स था जिसने बहुत सारी चीज़ें की। हम सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उस वक्त, लेकिन अवाम को खुशहाली मिल गई थी। वो कल मैं प्रोग्राम में कह रही थी कि 75 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो लोग करप्शन करके भागे हैं उनको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी फैमिलीज अपनी जगह मौजूद हैं, उनके जायदादें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो दुनिया से तो चले गए लेकिन फिर भी सजाएं भुगत रहे हैं, उनकी फैमिलीज जॉब्स भी करती हैं और करप्शन का कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं है। जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो आज केस का फैसला हुआ है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम जनाब सलमान रहमान साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन किया है शबनम नवाज ऐवान साहिबा ने, आप एडवोकेट हैं, माहिर कानून, सुप्रीम कोर्ट में के एडवोकेट हैं आप। आगे चलते हैं जनाब सलमान रहमान साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को?
डॉक्टर साहबा, इस केस पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, पाकिस्तान का निज़ाम अदल इतना गल सड़ गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों के ऊपर अपना जोर चला सकता है या हुकूमत से उतरे हुए नापसंदीदा लोगों के ऊपर अपना जोर चला सकता है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम अदल में कुछ तमकनत दिखानी है तो उन लोगों के ऊपर भी दिखाएं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो देखने वाली बात यह है कि ये निज़ाम अदल उन हाजिर लोगों के ऊपर क्यों नहीं चलता है। जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, आज क्या उससे कुछ डिफरेंट हो रहा है? आज क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? आज क्या पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़ रही है? आज जो कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर अदलिया जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है? अगर अदलिया ने अपने जोर बाजू आजमाना है तो अदलिया को चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त लाकानूनियत हो रही है, उसके ऊपर अपना जोर बाजू आजमाएं। फैज़ाबाद धरना कमीशन आपके सामने है। फैज़ाबाद धरना कमीशन में जो लोग धरने में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कब अदलिया एक्शन लेगी? ज़्यादा दूर की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत किस तरह हटाई गई, गिराई गई, जो सारी कॉन्स्पिरेसी हुई, उसके कॉन्स्पिरेटर्स को कब अदालत के कटहरे में लाया जाएगा? पाकिस्तान की अदलिया को चाहिए कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा केसेस आवाम के पेंडिंग है, जिसमें गरीब आदमी मर रहा है। 54,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो पाकिस्तान की अदालतें उन 54,000 केसेस को कब इंसाफ देंगी? ये गैर ज़रूरी तौर के ऊपर केसेस लगाना और इनके ऊपर अपने ये वर्डिक्ट देना, ये कब दुरुस्त होगा? देखें, अभी हाल ही की बात है कि नवाज शरीफ साहब को की नाअहली ख़त्म की। जब नाअहली ख़त्म की तो जो पहले फैसला देने वाले लोग थे उनको कब सजा देगी अदलिया? नस्ला टावर की मिसाल हमारे सामने है। नस्ला टावर गिरा दिया गया, लेकिन नस्ला टावर बनाने वाले, उसके बिल्डर, उसके जो सारे हुकूमत में थे उस वक्त, उसकी अथॉरिटीज, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज, उनमें से किसको सजा दी? तो पाकिस्तान में अगर निज़ाम अदल जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। ये फैसले सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के फैसले कर लेना। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस 2-4 का केस है, क्यों नहीं फैसला देते? क्यों नहीं बताते? जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू टीवी के ऊपर है कि जी जजेस अपनी नौकरी के आगे मजबूर होते हैं, नौकरी से आगे फैसले नहीं कर पाते। तो उस जज को कब सजा देंगे? ये उस जज के खिलाफ कब केस लगाएंगे? क्या पाकिस्तान में जब इंसान मर जाता है, जब ताकत से महरूम हो जाता है, तो उसके खिलाफ ही सारी ताकत आजमानी है आपने? आइए, आप पाकिस्तान में आज भी लाकानूनियत की मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम इस वक्त आप देख लीजिए, तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ किस तरह केसेस की भरमार है, वो किस तरह कैद में है, उसके खिलाफ अदलिया क्यों हरकत में नहीं आती है? क्यों उनको इंसाफ नहीं दे रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ज़ाती तौर पे आज ये अफसोस हुआ है कि एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया। ठीक है जनाब, बहुत सारे फैसले हो रहे हैं। अभी जो फैसला फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी बात हो रही है कि फैज़ाबाद धरना क्यों हुआ था, ये भी बात हो रही है कि 109 आर्टिकल 109 के तहत जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ, दफ़ा 109 जो लगी तो उस पर क्या हुआ, ये क्यों किया गया और क्यों फांसी की सज़ा किसी को दी गई, ये भी तमाम चीज़ें बात हो रही हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इसके दौर में क्या फ़ायदे हुए, किसको, आवाम को क्या रिलीफ मिला, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, इस पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से आमिरों ने हुकूमत की, लेकिन उनकी पर्सनल चीज़ें जिस तरह से सामने आई हैं आज सोशल मीडिया, पहले तो बात करते हुए हम कतराते थे, लेकिन आज आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख लें और बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ और किताबें और हमने जो कुछ एजुकेशन में देखा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज का बच्चा नहीं जानता, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान की भागदौड़ ऐसे लोगों के पास भी रही है जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं। और वो भी दौड़ था कि लोगों ने सुकून का सांस लिया था। शबनम नवाज ऐवान साहिबा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सना। शबनम, क्या समझती हैं, थोड़ी तनकीद तो अभी हुई आपके प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन में उस हवाले से बात होती रहती है, लेकिन क्या समझती हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो केस का फैसला हुआ है, एक एडवोकेट की हैसियत से इसको किस तरह से देखती हैं?
देखिए सना, इसमें सबसे पहले तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो एक सिंपैथी क्रिएट की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक मरे हुए शख्स के खिलाफ फैसला दे दिया गया और वो भी सजाए मौत का, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगी कि ये 2019 में ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर डायरेक्शंस के ऊपर। ये खुसूसी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि ताकि वो हाई ट्रीजन का जो केस होता है उसके लिए एक अलग से वो बनाया जाता है, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो उस वक्त 2019 के दिसंबर में जब उनको सजा दी गई और उससे पहले जब ट्रायल चल रहा था, तो परवेज मुशर्रफ साहब खुद 2 डेट्स पे हाजिर हुए थे और उसके बाद डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका नाम ECL में डाल दिया गया था कि वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वो कैसे सारे ऑर्डर्स और उनको रोनते हुए वो निकल गए और वो चले गए, उनको कोई नहीं रोक सका, ठीक है। और उसके बाद भी उनको बहुत सारे मौके दिए गए कि वो मुल्क में आए। उन्होंने हर मौके के ऊपर ये कहा कि उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही या वो ठीक नहीं है या जिस तरह से भी, लेकिन ये केस बड़े लंबे टाइम तक चलता रहा और उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। और अब जबकि ये फैसला आया है तो आप देखिए, बात यह है कि किसी वक्त तो किसी चीज को दुरुस्त सिमत पे चलना है ना सना। चलिए, आप दुरुस्त सिमत की बात कर रही हैं तो ये मुझे बताएं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार था कि वो ये फैसला को सुना था परवेज मुशर्रफ के हवाले से? देखिए डॉक्टर सना, ऐसा है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास इस किस्म की कोई पावर इसलिए नहीं थी कि ये जो ट्रिब्यूनल है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला जो ट्रिब्यूनल ने जब ये फैसला दिया तो मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, वो भी उस हाई कोर्ट के बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने ना सिर्फ इस फैसले को वो कर दिया, कलअदम कर दिया, बल्कि इस कोर्ट को ही कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाई गई है, यानी कि एक सिटिंग डिक्टेटर जो कि हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा, आप उसके खिलाफ उसकी कोर्ट को ही आप उड़ा देंगे, ठीक है, सफाई हस्ती से। आप कहेंगे कि तुम फैसला क्या दोगे, हम तुम्हारी कोर्ट ही ट्रिब्यूनल ही हम खत्म करते हैं। कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके खिलाफ अपील लगनी चाहिए थी ना, डायरेक्ट फैसला तो नहीं दे देना चाहिए था। उसके खिलाफ जो थी वो अपील पेंडिंग थी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है शबनम, क्वेश्चन उन्होंने कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फैसला दिया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ये डिसाइड होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगल थी या नहीं थी। ये डायरेक्ट सजा को बहाल करना तो किसी सूरत कोई उसके ऊपर बनता नहीं है। पहले तो ये फैसला करना चाहिए था कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने फैसला दिया था कि जो ट्रिब्यूनल था उसकी कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी थी, तो पहले ये फैसला होना चाहिए था कि वो फैसला सही था या गलत था। और दूसरी बात ये है कि अकेले जनरल मुशर्रफ तो इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं थे ना, उनके एबेटर्स किधर गए, उनके वजीर आजम, उनके वजीर आला, उनके वजीर, वो तमाम लोग तो आज भी हुकूमतों में बैठे हुए हैं। चलिए, शबनम नवाज साहिबा जो है उसका जवाब। तो ये तो केस ऑलरेडी एक बाइस्ड केस था। जी बात कीजिएगा शबनम, आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं इस पे ये एक बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगी कि इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि जो परवेज मुशर्रफ साहब अगर हाई ट्रीजन के मुर्तकिब हुए थे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ इदारे के लोग भी थे, उनके साथ पार्लियामेंट में लोग भी थे, उनके साथ जजेस भी थे, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप जो आर्टिकल 6 है वो डेफिनेटली उसका जो क्लॉज 2 है उसकी जो ज़िम्नी दफात हैं उसमें पहली तो एक्सप्लेन करती है कि कोई फर्द जब क्या करेगा, मतलब वो अगर वो उसको आइन को तनसीख करेगा या फिर वो इस तरह की कोई साजिश करेगा या आइन को तोड़ेगा या इस तरह करने की कोशिश करेगा या साजिश करेगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो फर्द भी जो मदद या ताउन करेंगे उस चीज में उसके साथ, ठीक है, जो उसके फैसिलिटेटर्स होंगे या वो जो अबैट कर रहे होंगे उसके साथ, तो वो भी इसी संगीन बगावत का हिस्सा समझे जाएंगे और उनको भी इसी उसके नीचे चार्ज किया जाएगा, मतलब वो भी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डिटेल जजमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसके ऊपर अभी इसलिए नहीं बात कर पा रहे कि आया कोर्ट ने फिर डेफिनेटली उसके अंदर ये डिटेल्स में ये डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया ना हमारे सामने, सो वी नीड
टू वेट फॉर द डिटेल जजमेंट कि उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है। आया उन्होंने जो चले हमने शबनम नवाज साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देख लिया, वो जो लोगों का एक इख्तलाफ था कि जो फौजी होते हैं, अफसरान होते हैं, जो आला क़यादत होती है, उनके खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं हुई। बल्कि रिसेंटली जब जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब के बारे में बात हुई थी, तब भी यही बातें हो रही थी कि क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी अगर उनसे कोई फैसला गलत हुए। तो एक पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ हमारे सामने आई कि उनके खिलाफ भी बात हो सकती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि पॉलिटिशियंस की जान नहीं छूट रही है, कभी फौजी क़यादत पे सवाल उठाया जा रहा है, ये जजेस और वकला पे क्यों नहीं सवाल उठाया जाता, उनसे क्यों नहीं पूछगछ होती, उनके खिलाफ क्या सिर्फ इस्तीफा देने से जान छूट जाती है? देखिए, मैं इस चीज पे मैं इस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ और मुझे बहुत सख्त मैं इस मतलब उसमें हूँ कि आप अब मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल नहीं तो परसों उनकी आई थिंक डेट है, जिसमें ये सारे जो इल्जामात थे उनके ऊपर, करप्शन के, उनके ऊपर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के, बाकी चीज़ों के, लोगों के साथ मतलब पॉलिटिशियंस के साथ उनकी वो जो ऑडियोज भी लीक हुई हैं वगैरह, सबके इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स थे कि वो प्रूफ हो जाना था और विद इन नो टाइम उनको बर्खास्त कर दिया जाता। तो उन्होंने इस्तीफा दे करके अपनी जान छुड़ा ली। मतलब उन्होंने जो करप्शन की है, उनके बेटों के ऊपर जो इल्जामात हैं, जो कुछ वो करते रहे हैं, बारूम्स में ओपन ये डिस्कशंस होती हैं कि उनके बेटे किस तरह से उनके नाम को बेच के और वो क्लाइंट्स से बड़ी बड़ी रकूम हथियाते रहे हैं, लेते रहे हैं वगैरह वगैरह, उनके कहाँ कहाँ प्लाजे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए। तो ये सारे का सारा क्या उनको माफ हो जाएगा? प्लस एक और चीज है जो शॉकिंग है डॉक्टर सना, वो ये है कि इनके इस्तीफा देने से ये अब बच गए हैं कि ये रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं हुए और ये रिटायर्ड जज के तौर पे इनको पेंशन भी मिलेगी। और आप अगर इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देख लें तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि इनको कितने यूनिट्स बिजली के मुफ्त मिलते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट, इनको ऑर्डरली मिलता है, इनको पेट्रोल मिलता है, इनको फ्री इंटरनेट मिलते हैं, पानी फ्री है। और जो यही तो आयरनी है ना पाकिस्तान की, यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की। वो सारा कुछ मराहत अब इनको एज रिटायर्ड जज जो है ये एंजॉय करेंगे। यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में मेरी समझ से बाहर है कि बचाया जाता है। ठीक है, मुशर्रफ साहब के जमाने में जो कुछ हुआ वो एक अपनी जगह एक बहस बाकी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था कि जो तारीख का हिस्सा बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो जिन चीज़ों को पढ़ते हुए अभी आगे हम आए और हमने जो आंखों से देखा है वो बहुत अलग था। पीसीओ जजेस पे भी बात होनी चाहिए, ठीक है, आपके ऊपर एक जोर जबरदस्ती थी, आपको वो काम करना था, लेकिन क्यों किया? अगर आपने वो हलफ उठाए हुए थे, आपको कानून की पासदारी का इतना पता था, तो क्यों किया? फिर वो वाले लफ्ज जो थे कि आइन की शिकों में तब्दीलियां हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं? क्यों किसी के कहने पे हो जाती हैं? तो ये इन चीज़ों पे कभी आपने बात की है शबनम नवाज़ बहन साहिबा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बारूम्स आपको पता है नर्सरीज हैं, वो तो सीखने की और मतलब है बहुत उस पे लॉ पे बात होती है, पॉलिटिक्स पे होती है। हमेशा हमारे बड़े जो बैठे होते हैं उनके ऊपर, उनके साथ इन चीज़ों के ऊपर हमेशा हम एज जूनियर्स एज सीनियर्स टू आवर जूनियर्स हम जो है इस चीज़ के ऊपर बड़े सीरियसली डिस्कशंस हो रही होती हैं। और इस बात के ऊपर अब ये बात चल पड़ी है कि अब ये जो मुशर्रफ साहब वाला डिसीजन आ गया है, तो अब इससे बात आगे बढ़ गई है कि जो इनके अबेटर्स थे, जो इनके साथ उस वक्त मावनत कर रहे थे इन सारी चीजों में, बिकॉज ही वाज नॉट अलोन, तो उनके बारे में भी बात की जाएगी और उनके ऊपर भी उसी तरह से जो उनमें से जिंदा हैं और अभी भी थ्राइविंग हैं और इन पॉलिटिक्स हैं या कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 उसी तरह से लागू होना चाहिए। और साहिबा, इसका सबसे पहला केस तो आपके जो साबिक सरतापा नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब हैं, वो हैं, वो उनके सबसे बड़े एबेटर मैं तो अब जावेद इकबाल साहब को मासूम आदमी कहूंगी, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हो चुका है, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, कब जो है एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, कितनी एलिगेशंस हैं, जो कुछ हो चुका है, मिसिंग पर्सन के कमीशन के चेयरमैन वो बन के बैठे हुए हैं, सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको सजा कब दी जाए, उनके खिलाफ केस कब लगेगा? इसी तरह अभी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने जो रेकॉर्डिक के अंदर $6 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जिनके अपने असासे जो है अरबों में पहुंचे हुए हैं, उनके खिलाफ कब जो है ये केसेस लगेंगे? और अभी हाल ही में जो सास
का केस था वो कब लगेगा? तो अदलिया के ऊपर बड़े सवालात हैं और अदलिया को भी चाहिए कि उन सवालात को देखे और उनके अपने अंदर जो है रिफॉर्म्स लेके आए और अपनी खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है उसको शफाफ तरीके से चलिए प्रोग्राम को उसको आगे लेके चलते हैं। साथ ही रहेगा शबनम नवाज ऐवान साहब। आगे एक और तरफ जहां हम अदलिया पे इतनी तनकीद कर रहे हैं और बहरहाल हम अदालत के फैसले पे बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम कोई बात नहीं कर सकते, हम एहतराम करते हैं अदालत ने जो फैसला दिया। बहरहाल हम एक तालिब इल्म है और उस पर हम मजीद कॉमेंट नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि तारीख में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर बात करना ज़रूरी थी और अभी भी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है वहाँ पे ये भी तो हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, बड़े मसाइल थे। आज हमने देखा कि बल्ले का निशान भी वापस मिल गया एक पार्टी को। कल भी एक फैसला आया था वो भी हक में जा रहा है और फिर आगे नवाज शरीफ साहब को भी बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें भी तो अदलिया ही कर रही है ना। देखिए, जहाँ पे बुराइयां हैं सिस्टम में वहां पे अच्छाइयां भी हैं। अगर ये चीज ना हो तो सिस्टम बैलेंस चल ही नहीं सकता, सिस्टम अब तक कोलैप्स हो चुका होता। तो जहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे 22 फैसले आ रहे हैं वहाँ पे अच्छे फैसले भी आ रहे हैं। अब ये जो बल्ले के निशान का मसला इलेक्शन कमीशन ने उठा के रखा हुआ था, ये गैर ज़रूरी काम था जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इन्होंने क्यों किया है। मंतकी तौर पे बल्ले का निशान एक पाकिस्तान की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो निशानात हैं वो आप उनसे नहीं ले सकते। आप क्यों ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल बात लेकिन यहाँ आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। एक पार्टी जो कि 24 करोड़ आवाम पे हुकूमत करने जा रही है, क्या वो अगर ये भी नहीं कर सकती कि 500 लोगों का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अगर सही तरीके से करवा दे और उस पर अगर सवाल अगर उठता है तो आईन ही कहता है जनाब उनके एक तरीका कार होना चाहिए, उसको वो करेंगी भी, अडॉप्ट करेंगे जो चीजें हमारे सामने आई हैं। देखें, ये एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो प्रॉपर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो जमातें हैं उनमें जमहूरी सिस्टम आया ही नहीं है। उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, यूसी लेवल के ऊपर ओहदेदारान भी ब्लू आइड लोग होते हैं। जमात इस्लामी एक बहुत मुख्तसर सी जमात रह गई है। जमात इस्लामी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उस तरह से नहीं वजूद रखती है अपना जो ये 3 बड़ी जमातें रखती हैं। तो ये चीजें रिफॉर्म्स इनमें करने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए। और ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप जो है इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दें, पाकिस्तान की बड़ी जमात के ऊपर बैन लगाने के लिए चले जाएं, आप उसका निशान उससे ले लें। इससे आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इससे इसको फायदा ही हो रहा है। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन एक और इजलास करने जा रहा है। किसी को नहीं भी पता था तो आज 24 करोड़ आवाम को बल्ले का निशान इतनी दफा रट गया है इस इलेक्शन कमीशन के इकदाम की वजह से। अदालत में जो केसेस चल रहे हैं तो उसकी वजह से इतना रट गया है कि अगर बल्ले का निशान छीन के आप कोई भी निशान उनको दे दें आज तो वो सेकंडों में वायरल हो जाएगा और सेकंडों के अंदर वो निशान मशहूर हो जाएगा। अच्छा, मैं बतौर सहाफी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो ये फैसला हुआ है वो इसलिए लॉजिकली कि अगर पीटीआई ये कहती है कि जनाब उनकी इतनी मकबूलियत तो हमें नजर भी आ रहा है, अगर बल्ले का निशान उनसे ले लिया जाता तो शायद वो उसको श्योर प्रूव ना कर पाती और ये कहा जाता कि सिंपैथी वाली एक फैक्टर आ जाता। अब वो सिंपैथी वाला फैक्टर नहीं आएगा और अवाम ये समझती है कि अगर वाकई वो पार्टी ठीक है और उसका वोटर मौजूद है तो उसको वोट मिलना चाहिए और खुल के चीजें सामने आनी चाहिए। अगर ये निशान ले लिया जाता तो बाद में बड़े सवालात उठते इस इलेक्शंस के हवाले से। शबनम नवाज ऐवान साहिबा क्या कहती हैं ये जो आज बल्ले के निशान की वापसी हुई है? देखिए, मैं कहती हूँ ना कि मैं अक्सर पीटीआई वाले जब हमारे साथ बैठे होते हैं तो उनसे बात करते हुए डरते भी हैं क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं और काफी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी चीज को लॉजिकली मोस्टली नहीं करते। तो उनसे हम कहते हैं कि आपने एक तूफान बर्पा किया हुआ है चाय की प्याली के अंदर, ठीक है, वो जैसे स्टॉर्म इन अ टी कप किया होता है। इन्होंने पहले कहा जी कागजात छीन लिए, फलाने से छीन लिए, लोग आते हैं, मतलब कुछ भी नाम रख देते हैं, वो आते हैं और कागजात छीन के ले जाते हैं। जब सामने आया नतीजा तो पता चला सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स इन्हीं के सबमिट। अच्छा, वो शबनम नवाज साहिबा कता कलामी की माजरत वो हुआ ये है कि उन्होंने एक जगह से 3 लोगों के पेपर्स नॉमिनेट मतलब जमा करवाए। जब वो नॉमिनेशंस पेपर वो जमा हुए तो जाहिर सी बात है 1-2 में अगर मसाइल थे तो तीसरे को तो होना ही था। जी हाँ, मतलब वो तो जाहिर है हर पार्टी और हर शख्स अपने लिए वो कवरिंग कैंडिडेट्स रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही वो ताकि अगर कोई निकल आए उसका कुछ चीज गलत हो जाए तो दूसरा जो है वो आ जाए उसकी जगह पे।
अच्छा, सबसे ज्यादा उनके हो गए। फिर जी बल्ले का निशान छीन लिया गया, ये जुल्म हो गया और पूरे मुल्क में एक फरियाद शुरू हो गई कि जी पीटीआई के ऊपर जुल्म हो रहा है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि आधी रात को अदालत खुली और जस्टिस इब्राहिम साहब जो केपी के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस्लामाबाद से खास तौर पे आए एक खातून की आहोजारी सुनते हुए कि जी मुझे वो पकड़ के ले जाएंगे और वो बाथरूम में बैठी रही। तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई वावेला जरताज गुल साहिबा के बारे में बात कर रही हैं। जी हाँ जी, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब इनको फेवर्स मिल रहे होते हैं तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है, और फिर जब बल्ले का निशान अब वापस मिल गया है तो मैं इस चीज पे निहायत खुश हूँ कि अब ये वाला सीन, अब ये शहीद अपने आप को कहने से मुझे यकीन है कि रोकेंगे कि इनसे सब कुछ छीन लिया गया। अब सब कुछ इनके पास है और इनके चेयरमैन जो अभी मौजूद हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अब पीटीआई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम भी यही चाहते हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। लेकिन वो शबनम नवाज अहमद साहब, वो जो कहा जाता है ना, जो किसी शख्स की, इदारे की, किसी शख्स की ताकत होती है वही उसकी सबसे ज्यादा कमजोरी होती है। और सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो है वो अपने तीसरे दर्जे के वर्कर्स को आगे किया हुआ है, एक फ्रंट लाइन इस वक्त बनाया हुआ है। वहां पे अब क्या जवाब होगा? इतने अरसे से तो हम देख रहे थे कि जो चीजें सामने आ रही थी, और बाज़ औक़ात हम जैसे साफी भी सोशल मीडिया से बाज़ औक़ात दूर रहने पे मजबूर हो जाते हैं, इतनी ज्यादा तनकीद होती है। तो अब वो कौन सा नैरेटिव है कि जिससे सिंपैथी ली जाएगी? देखिए, अब तो इनके हाथ से एक एक करके वो जो अपने आप को मजलूम और विक्टिम जाहिर कर रहे थे, तो वो एक एक चीज इनसे चली गई है। कोर्ट्स इनको बिल्कुल ओपनली और बड़े खुले तरीके से इनको रिलीफ दे रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट के रिलीफ अगर आप देखें तो वो बड़े इनको विदाउट एनी मतलब वो किसी के प्रेशर या फियर के, वो बड़े खुले तौर पे इनको रिलीफ मिल रहे हैं। तो अब इनके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा कि अब क्योंकि सारा कुछ वापस आ चुका है और इनको मिल चुका है, तो अब ये कहना इनके लिए मुनासिब नहीं होगा कि जी हमसे ये भी छीन लिया गया और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड। चलिए, मेरे साथ ही रहेगा शबनम नवाज अहमद साहब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे दोस्त सलमान रहमान साहब, काफी चीजें हो गई हैं जो उनके, अब आप अगर ये कोई कहे कि 9 मई वाले वाकये पे इतने वावेला क्यों हो रहा है, तो उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अभी सिर्फ एक सिंपैथी बाकी है कि उनके लीडर को अभी जेल के सलाखों के पीछे डाला हुआ है। लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिसको खुद पीटीआई जस्टिफाई नहीं कर सकती। उसमें अलकादे ट्रस्ट वाला मसला है, तोशाखाना वाला मसला है, चलें उस पर तो रिलीफ किसी तरह मिल जाएगा। लेकिन ये 9 मई वाला मसला भी जो है वो भी अपनी तौर पर सामने है कि प्लानिंग की गई है, और जो प्लान जिसने किया है उसके हवाले से बात की जा रही है। आगे आप क्या समझते हैं कि मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई क्या चाहती है? देखें, ये जो अभी शबनम साहिबा बात कर रही थी, बड़ी सही बात कर रही थी। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। रियलिटी में इस तरह की चीज़ें नज़र ग्राउंड पे नहीं हुई। ग्राउंड के ऊपर तमाम कागजात जो हैं वो जमा भी हुए हैं। ग्राउंड के ऊपर सबसे बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई ने अपने कागजात जमा कराए हैं। ग्राउंड के ऊपर अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, उनके कागजात मंजूर हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल से भी उनको रिलीफ मिल रहा है। तो ये नहीं कह सकते वो कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि जब मकबूलियत, देखें, मकबूलियत बज़ाहिर इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया और जो आपका डिजिटल मीडिया है उस पर तमाम तीनों जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदगी है वो सबसे ज़्यादा है। आप अगर पॉपुलैरिटी की बात करती हैं तो क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के अंदरूनी सिंध से कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं? क्या आपको कोई नाम, 2-4 नाम भी याद हैं? क्या आपको उनके नाम पता हैं जो बलूचिस्तान से पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हुए हैं? देखें, सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलैरिटी होना, विजिबल नजर आना एक अलग बात है, लेकिन और दूसरे जो गांव देहातों में, दूर दराज के एरियो में जो पाकिस्तान का 65% आबादी है, 65% आबादी है, वहाँ पे वोट बिरादरी, ज़ात, बिरादरी और कबीलों की बुनियाद पे पड़ते हैं। अब आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है, सोशल मीडिया पे बैठ के आपने वोटिंग नहीं करनी है, तो
तो वर्चुअल वोटिंग करनी हो तो पीटीआई कल 2/3 अक्सरियत ले लेगी, लेकिन अगर आपको वाकई में इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन जीतने के लिए आपको आपका डिस्ट्रिक्ट यूसी लेवल के ऊपर आपकी तंजीम का मैकेनिज्म चाहिए जो वोटर को घरों से निकाल के आपके पॉपुलैरिटी को वोट में कन्वर्ट कर सके। अगर आपकी लीडरशिप मंजर आम पे ही नहीं होगी, आप छुप के इलेक्शन लड़ रहे होंगे, आपको ये नहीं पता कि आपका ओहदेदार यहाँ पे कौन है, आपको कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, तो आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। पाकिस्तान हो या जनूबी एशिया का कोई भी मुल्क हो, वोट पड़ने के अपने एक डायनेमिक्स हैं, इलेक्शन के अपने एक डायनेमिक्स हैं। जब तक आप उन डायनेमिक्स के ऊपर, अब जमात इस्लामी की बात ले लीजिए, जमात इस्लामी जो है वो अक्सर पिछले बेशुमार इलेक्शनों में हम देखते रहे हैं कि बड़ी, जिस तरह ये आज पीटीआई के तराने बजते हैं इस तरह उनके तराने बजते थे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता था। सबसे बड़े जलसे जो है मौलाना फजल रहमान साहब के होते हैं, लेकिन वोट में वो कन्वर्ट नहीं होते। पाकिस्तान में जिस शहर में उठाए हैं उनका जलसा सबसे बड़ा होता है। तो वोट को में आपको अपनी पॉपुलैरिटी कन्वर्ट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। जब तक वो मैकेनिज्म आपके पास नहीं होगा, आपकी लोकल लीडरशिप ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं होगी, आप ये कह के कि जी हम खंबे को खड़ा करेंगे तो उसको वोट पड़ जाएगा, ये बड़ी शऊर से नीचे की बात है। ये तो आपको बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप चेंज लाने के जो है दावेदार हैं। तो आपको चाहिए कि आप पढ़ी लिखी बातें करें, आप लोगों के अंदर शऊर पैदा करें और लोगों को रागिब करें कि वो निकल के वोट डालें। अगर लोगों को आप पोलिंग स्टेशन तक ले आते हैं तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के वर्चुअल जलसे करके, वर्चुअल बयानात दे के आप कहेंगे कि एआई के थ्रू जो है हम वोट भी पड़वा देंगे, तो इस तरह आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे और बाद में आप रोएंगे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। शबनम नवाज रहमान साहब आप मेरे साथ मौजूद थी। ठंडे कमरों में बयानात देना और फिर वोटिंग सिस्टम को और पाकिस्तान को बुरा भला करना बहुत आसान है। अगर आपको वाकई अपना हक इस्तेमाल करना है तो बाहर जाइए और बाहर जाके वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। नौजवानों को भी मैं ये कहूँगी, यूथ की पावर पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है। खुदारा अपने जहनों को खोलिए, आंखें खोलिए। लोग कहीं आपको इस्तेमाल करते हुए आपसे सिंपैथी का वोट ना ले लें। ये सिर्फ सिंपैथी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। आंखें खोल के वोट दीजिएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी एडवेंचर होने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप उसका मुतमिल नहीं है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।